हेलो स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में आज टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिड्स। ओके, क्लास ट्वेल्थ की टॉपिक है। क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड्स के क्या बने हुए बॉक्सेस बने हुए हैं, उसकी टॉपिक है ये। तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ऑक्सी एसिड्स के नेम्स और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सी एसिड्स को पढ़ाने से पहले हमारे को ये समझना ज़रूरी है कि ऑक्सी एसिड होता क्या है। व्हाट इज ऑक्सी एसिड? द बेसिक क्वेश्चन राइजेस हियर, व्हाट इज ऑक्सी एसिड? ऑक्सी एसिड का सिंपल मतलब अगर हम ले लें तो ऑक्सी एसिड का सिंपल मतलब होता है एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता, यानी एसिडिक ऑक्साइड में जब आप पानी डाल देते तो क्या बनता? ऑक्सी एसिड बनता। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रेज हुए होंगे कि ये एसिडिक ऑक्साइड क्या चीज़ है, और यहाँ पे वाटर का एडिशन क्यों हुआ, और इसके साथ ऑक्सी एसिड क्यों बन गया। तो उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए ये कह सकता हूँ मैं, अभी फिल वक्त आप एसिडिक ऑक्साइड का उतना टेंशन ना ले, क्योंकि बोले तो हम पूरे वीडियो में, हम पूरी ये डिस्कशन में पूरे ऑक्साइड्स एसिडिक ही लेंगे। एक अलग तरीके से आपको समझा दिया जाएगा आगे कि एसिडिक ऑक्साइड कौन होता, बेसिक ऑक्साइड कौन होता, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होता। क्योंकि अब अगर उसका डिस्कशन स्टार्ट करें तो ये ऑक्सी एसिड कंप्लीट नहीं होता। एक जनरल तरीका या फिर एक क्रूड वे में हम ये कह सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड का मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। Okay, it is not an accurate way to define acidic oxide, but we can say that acidic oxide is that oxide which contains non-metal. फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन हम इससे काम चला सकते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड का मतलब कौन सा ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड जो किसका बना हुआ हो, नॉन मेटल का हो। मैं एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब जैसा यहाँ पे CO2 है, और एक एक एग्जाम्पल ले लिया मैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लिया P4O10, और एक एक एग्जाम्पल ले लिया मैं P2O5। अब देखिए यहाँ पे ये नॉन मेटल है कार्बन, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा ऑक्साइड हो गया बोलिए? एसिडिक ऑक्साइड। ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं कि नॉन मेटल के साथ वाला ऑक्सीजन कैसा हो गया? एसिडिक ऑक्साइड। ये भी नॉन मेटल है, उसके साथ भी ऑक्सीजन है, तो ये भी कैसा ऑक्साइड हो गया बोलिए? एसिडिक ऑक्साइड। ये भी नॉन मेटल है, उसके साथ क्या आ गया बोलो? ऑक्सीजन, तो ये भी क्या हो गया बोलिए? एसिडिक ऑक्साइड। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको एक जनरल डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि एसिडिक ऑक्साइड कहा किसे जाता है। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन आना। फॉर द टाइम बीइंग हम यही डेफिनेशन को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब दूसरी बात समझो, ये एसिडिक का मतलब क्या रहता? एसिडिक का मतलब ये रहता कि जब इन्हें वाटर में जाता तो H+ रिलीज करता। एसिडिक का मतलब क्या है बोलो? रिलीज ऑफ H+। और बेसिक का मतलब क्या रहता? मतलब बेसिक का मतलब क्या रहता? रिलीज ऑफ OH-। आप इसको रिलीज भी बोल सकते हैं, डोनेट भी बोल सकते हैं, डोनेशन ऑफ H+ भी बोल सकते हैं, और साथ में डोनेशन ऑफ OH-। H+ रिलीज कर रहा तो इसका मतलब वो एसिडिक ऑक्साइड है, और OH- रिलीज कर रहा तो इसका मतलब वो बेसिक ऑक्साइड है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना जनरल तो समझ में आ गया कि एसिडिक का मतलब क्या है, बेसिक का मतलब क्या है। तो जब आप एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराते? वाटर के साथ कराते, तो आपको क्या मिलता बोलिए? ऑक्सी एसिड मिलता। तो अब आपको यहाँ से ये जनरल रिएक्शन आपको अच्छा जहन में हो गई। तो मैं अब इसके आगे बढ़ रहा हूँ, और ये बताना चाह रहा हूँ, आप इस चीज को जहन में रखें कि ऑक्सी एसिड कंटेन्स नॉन मेटल। क्योंकि नॉन मेटल क्यों कंटेन करता? कि ये ऑक्सी एसिड बना किससे? एसिडिक ऑक्साइड में, और एसिडिक ऑक्साइड में क्या है बोलो? नॉन मेटल। तो ऑब्वियसली जो इधर कंपाउंड आ रहा है उसमें भी क्या रहेगा? नॉन मेटल। कंटेन्स नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां से एक बात ये समझ में आएगी हमारे को कि ऑक्सी एसिड में क्या रहता बोलिए? नॉन मेटल रहता, ऑक्सीजन रहता एंड हाइड्रोजन। और यहां पे दूसरी और एक एक बात, और एक एक एडिशन करिए, एंड हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। तो अब आपके सामने ऑक्सी एसिड का एक थोड़ा सा आइडिया आ गया
कि ऑक्सी एसिड का मतलब क्या रहता कि उसके पास एक नॉन मेटल रहना, ऑक्सीजन रहना, हाइड्रोजन रहना, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग नहीं रहना, हाइड्रोजन किससे जुड़ के रहना, ऑक्सीजन से। जैसा मैं एक एग्जांपल जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूं, जैसा हमारे पास आ गई ये एग्जांपल H3BO3। अभी आप डरिए मत, अभी हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसका नाम रहता बोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? बोरिक एसिड। और ये क्या है बोलिए? ऑक्सी एसिड है। ये क्या है? ऑक्सी एसिड है। तो आप अभी पढ़े कि ऑक्सी एसिड में क्या होना है? नॉन मेटल होना है, ऑक्सीजन होना है और हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बना के रहना? ऑक्सीजन से। तो अब हम, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम बोरॉन सेंट्रल एटम आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसको थोड़ा कंडेंस्ड करके लिखे तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सी एसिड के लिए जो हम नेसेसरी कंडीशंस लिखे वो पूरे मिल रहे हैं। देखो ऑक्सी एसिड बोरॉन है, बोरॉन नॉन मेटल है, इसके पास ऑक्सीजन भी है और साथ में हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना के है? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे आपको ऑक्सी एसिड का एक और तरीके का डेफिनेशन समझ में आ गया कि उसमें नॉन मेटल रहना, ऑक्सीजन रहना, हाइड्रोजन रहना, और हाइड्रोजन किससे बॉन्ड बना के रहना? ऑक्सीजन से। और एक तरीका क्या समझे आप ऑक्सी एसिड का, कि जब एसिडिक ऑक्साइड में वाटर मिलाते तो क्या बनता? ऑक्सी एसिड बनता। तो चलो इतने सारे डेफिनेशन, ये एक जनरल आइडिया के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे ऑक्सी एसिड में। ओके, तो अब हमारे पास ऑक्सी एसिड में बनने से पहले एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल के एक टॉपिक होती है, उसमें से एक क्लासिकल एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेना चाह रहा हूं। पहले टाइम पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको बोलते थे, उसके मैं थोड़े क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स जस्ट यहाँ पे हमारे को यूज होते, इसीलिए मैं जस्ट फॉर बेसिक्स आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो देख ओके, तो अब हमारे को पहले एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तो यहाँ पे एक टेबल ले लिया गया, उस टेबल के हेल्प से हम उस क्लासिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से डील कर सकते। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता, लेकिन उसको आप थोड़ा एक दो बार नजर घुमाइए, उस पर आपको याद हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे इसका मतलब है ऑक्सीजन और इसका मतलब है हाइड्रोजन। जब आप किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन करें, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन कर दिए तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता। किसी कंपाउंड में आप ऑक्सीजन को ऐड करें तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता। और किसी कंपाउंड से आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए, किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करे तो उस कंपाउंड का रिडक्शन होता। ओके, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो अब इसी तरीके से हम दूसरी डेफिनेशन पे जाएंगे। अगर किसी कंपाउंड में आप हाइड्रोजन ऐड करें तो इसका मतलब वो होता, वहां पे होता रिडक्शन। वहां पे क्या होता? रिडक्शन। और किसी कंपाउंड से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो वहां पे उसका होता ऑक्सीडेशन। अब ये जरा कंफ्यूजिंग रहते कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, कहाँ रिडक्शन हो रहा। तो मेरा आपके लिए सजेशन तो यही रहेगा कि आप ये साइड को क्या करें, अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये उसी का क्या है, वाइस वर्सा है। तो आप ये दो स्टेटमेंट्स को अच्छा याद करें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो इसका मुकाबिल यानी इसका जो अपोजिट है, ये वो खुद ब खुद आपको याद हो जाता कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो इतना मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। तो इसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे एक टर्म लिखा देखो मैं, चेंज इन ओएस। ओएस का मतलब है यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इन ओएस का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्सीजन ऐड होता या रिमूव होता तो जो चेंज आता ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप वो मत होइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में डिटेल में डिस्कस किया जाता। अभी फिल वक्त यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प ली जा रही कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कभी भी ऑक्सीजन ऐड होता या रिमूव होता तो जो चेंज होता ना वो 2 का होता, या +2 भी हो सकता, -2 भी हो सकता, लेकिन जो चेंज होता ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 2 का होता। और जब हाइड्रोजन ऐड होता या रिमूव होता तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रहता वो 1 का रहता। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन by adding or removal of oxygen leads to towards to
और आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन रहता वो 1 का रहता। तो अब हम हमारी टॉपिक की तरफ फिर से वापस आ जाएंगे कि हमारी टॉपिक क्या चल रही थी, ऑक्सी एसिड्स। और हम ऑक्सी एसिड्स में ये पढ़ लिए थे कि ऑक्सी एसिड में नॉन मेटल रहता, ऑक्सीजन रहता, हाइड्रोजन रहता, और हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड रहता बोलिए, ऑक्सीजन से। और एक बात हम ये पढ़ लिए थे ऑक्सी एसिड में कि जब एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता तो ऑक्सी एसिड बनता। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाया था कि एसिडिक ऑक्साइड आप कैसा पहचाने, जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन मिल के आता, जनरली फिर से बोल रहा हूँ, जनरली ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलके आता तो आप उसी को क्या बोल देते, एसिडिक ऑक्साइड बोलते। तो अब हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आप ये टेबल कॉपी कर लीजिए और इसको अच्छे से याद करिए और बोलते रहिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको याद होना है, उसको आप क्या करिए, बार बार याद करिए क्योंकि उसको याद करना बहुत जरूरी है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, आप साइड हेडिंग लीजिए अपनी बुक में और नोट्स में लिखिए पेरेंटिक एसिड्स। नेक्स्ट साइड हेडिंग क्या है बोलिए हमारी, पेरेंटिक एसिड। ओके, अब समझिए, यहां पे मैं पेरेंटिक एसिड का पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। एक्सेप्ट halogens all non-metal form parentic acid in their maximum oxidation। इसको OS का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ये मैक्स का मतलब मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे एक डेफिनेशन लिखी गई पेरेंटिक एसिड की, एक्सेप्ट हैलोजन, केमिस्ट्री की खूबसूरती रहती है एक्सेप्शन, वो यहाँ पे आ गया है, एक्सेप्ट हैलोजेंस ऑल नॉन मेटल फॉर्म पेरेंटिक एसिड इन देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे 2-3 टर्म्स है, आपको वो क्लियर करना जरूरी है। एक है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहले मैं इस टर्म को क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस डेफिनेशन पे आएंगे। मैं ये साइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जरा देखिए। अब मैं यहाँ पे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ले रहा हूँ। अगर मैं ले लिया ग्रुप 13 तो कौन कौन आता बोलिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अगर मैं ग्रुप 14 ले लिया तो कौन कौन आता, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और साथ में आता लेड। अगर मैं ले लिया ग्रुप 15 तो कौन कौन आता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और साथ में आ जाता बिस्मथ। अगर मैं ग्रुप 16 ले लिया तो इसमें कौन कौन आते हैं बोलिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और साथ में आ जाता पोलोनियम। अगर मैं ग्रुप 17 ले लिया जिसका और एक नाम रहता हेलोजन फैमिली, इसमें ले लिया तो एलिमेंट्स कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साथ में कौन आता बोलिए, एस्टाटाइन। ये ग्रुप 13 है बोरॉन फैमिली, ये ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली भी आप बोल सकते, या फिर आप इसको निकोजन फैमिली भी बोल सकते। ये है ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते, या आपका मन करे तो चैल्कोजन फैमिली भी बोल सकते। ये है ग्रुप 17, आप इसको हेलोजन फैमिली भी क्या कर सकते, बोल सकते। तो ये तो एक जनरल प्री ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। अब मेरे को यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए ये चीज का इस्तेमाल करा। अब जरा आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज को देखो, ये ग्रुप 13 है, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 14। अब मैं यहाँ पे इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। अगर आपको इतना हेवी टर्म समझ में नहीं आ रहा तो आसानी से ये समझ सकते कि ये ग्रुप 13 है ना, इसके आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट का मतलब इसके वैलेंस शेल में, इसके बाहर के शेल में जो आउटर मोस्ट शेल होता ना, उसी को पी ब्लॉक एलिमेंट्स में उसी को वैलेंस शेल बोलते। तो ये जो ग्रुप 13 है ना, ये ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में, ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते, ग्रुप 14 के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते, ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में 5, ग्रुप 16 के वैलेंस शेल में 6 और ग्रुप 17 के वैलेंस शेल में 7। तो मेरे ख्याल से आपको इतना वैलेंस शेल का मतलब समझ में आ गया शायद। वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, जो बाहर का शेल है। तो इसमें ग्रुप 13 में 3 है, 14 में 4 है, 15 में 5 है, क्या भी नहीं, यहाँ से 14 का 4 याद कर लो, 15 का ये हर जगह नहीं लगाना,
क्या भी है, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जनरलाइजेशन बहुत नहीं रहता, जहां पे जो चीज बता रहे हैं वहीं पे उसी चीज को उसी में पर्टिकुलर रखना। तो ग्रुप 13 में 3 है, 14 में 4 है, 15 में 5 है, 16 में 6 है, 17 में 7। 7 क्या है? 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। फिर से बोल रहा हूं, ये 7 टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी ये फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल यानी बाहर के शेल, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मालूम करके हम क्या कर लिए? तो याद रखो, जब कभी भी केमिकल या कंपाउंड या एलिमेंट कोई भी रिएक्ट करता ना, तो उसके वैलेंस शेल के थ्रू रिएक्ट करता। यही वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन करती। अभी हम एमओटी के बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली वीबीटी कुछ कंसीडर करते हुए चल रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जब रिएक्ट करता ना, तो अपना वैलेंस शेल के जरिए रिएक्ट करता। अब इसको आप नॉर्मल एग्जांपल से भी समझ सकते। जब कभी भी कोई भी घर में आता ना, तो सीधा बेडरूम में नहीं आता, पहले कहां पे एंटर होता? फर्स्ट रूम, यानी जो सिटिंग रूम रहता वहां पे। यानी जिस किसी से भी आपका रिएक्शन होना है वो आपके घर के यानी सुम में बाहर के रूम में इंटरेक्शन होता। तो वैसे जब कभी भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, तो उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो शेल्स के बीच में होता वो वैलेंस शेल रहता, वो आउटर मोस्ट शेल रहता। तो मेरे ख्याल से ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि वैलेंस शेल क्या है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताने नहीं आया, मैं यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म को क्लियर करने आया। तो समझो, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके मतलब किसके? 13th ग्रुप के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 14 के आउटर मोस्ट में 4 है, 15 के आउटर मोस्ट में 5 है। तो अब इन्हें किसी से रिएक्ट करने गया, कोई एलिमेंट मिला, उससे इन्हें रिएक्ट करने जा रहा, तो ये ग्रुप 13 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता? जितने हैं उतने डोनेट कर देंगे। तो इन्हें कितने डोनेट कर सकता? 3। और अभी याद रखो, जब कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता। क्यों? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यानी नेगेटिव चार्ज चले गया। तो जब कभी भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता, और जब कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता। अच्छा याद रखो, जब कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जब कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा तो उस पर नेगेटिव चार्ज। फिर से बोलिए, जब कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो पॉजिटिव, एक्सेप्ट कर रहा तो नेगेटिव। तो अब अगर ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट रिएक्ट कर रहा तो उन्हें मैक्सिमम कितने डोनेट कर सकता? 3। मैक्सिमम कितने डोनेट कर सकता? इसी को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते। कि इन्हें कितने डोनेट कर सकता? 3। तो इसका 3 डोनेट कर रहा मतलब +3, मतलब डोनेट करा तो प्लस चार्ज आता। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? बोलिए +3। ये 14th ग्रुप यानी कार्बन फैमिली वाला कितने डोनेट कर सकता? इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इन्हें मैक्सिमम कितने डोनेट कर सकता? 4। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ग्रुप 15 वाले का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ग्रुप 16 वाले का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और ग्रुप 17 वाले का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहा जाता। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि वो एलिमेंट, वो पर्टिकुलर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट के कितने शेल्स को मैक्सिममली डोनेट कर दे सकता। 13 वाला है तो +3, 14 है तो +4, 15 है तो +5, 16 है तो +6, 17 है तो +7। अभी मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा, वो हमारे को यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। अब हमारे को यहाँ पे काम था सिर्फ किससे? बोलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो मेरे ख्याल से आपको ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का टर्म एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आ जाइए आप ऑक्सी एसिड पे। ऑक्सी एसिड में हम साइड हेडिंग लिए थे पेरेंटिक एसिड, और पेरेंटिक एसिड में हम ये लिखे थे कि एक्सेप्ट हैलोजन all non-metal form parentic acid in their maximum oxidation state। ये टर्म क्लियर हो गया। अब बाकी का टर्म क्लियर करता हूं मैं, समझो। पेरेंटिक का मतलब क्या? पेरेंट का मतलब क्या? उससे प्रोजेनी चलती। पेरेंट का मतलब क्या? उससे क्या होती? बोलिए आगे आपका जनरेशन पेरेंट से कंटिन्यू होता। तो यहाँ पे भी पेरेंटिक का मतलब जितने भी ऑक्सी एसिड्स बनेंगे ना, वो इसी पेरेंटिक एसिड से बनेंगे। तो अब चलो, अब इस पेरेंटिक एसिड को और क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं और थोड़ा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना सिखाता हूं। इसके लिए आप यहाँ पे कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया जा रहा। जब मैं रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर डिस्कस करूंगा वहां पे इसके रूल्स को आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अब अपने को यहाँ पे ऑक्सी एसिड की टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो काम चलाने के हद तक तो क्या कर सकते हैं हम? रूल्स ले सकते हैं। तो उसी काम चलाओ रूल्स भी नहीं है ये,
एकदम पर्टिकुलर रूल्स है, लेकिन अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी निकालना रहता, ऐसा देखते कि निकालना, वहां पे वो सॉल्व कर लेते, बैठना नहीं रहता, लेट द वैल्यू टू बी एक्स, वो सब करना नहीं रहता, सीधा निकालना रहता। तो सीधा निकालने के लिए मैं इस साइड पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका बताता हूँ, जरा आप गौर से देखो उसको। पहले थोड़े चीजें बोलता हूँ, आप उसको अज्यूम करते हुए चलो, अज्यूम करो या फिर उसको मान लो, उसके बाद आप ऑक्सीडेशन स्टेट खुद ब खुद निकाल सकते। तो देखो मैं पहली चीज लिखा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 रहता। अब फिल वक्त मान लो, और मैं यहां पे बोल रहा हूं ये हमेशा का भी गलत टर्म है, क्योंकि परऑक्साइड में -1 आता, सुपर ऑक्साइड में -12 आता, लेकिन अभी फिल वक्त हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जितनी बात कर रहा हूं मैं, जितनी टॉपिक है उसके हिसाब से बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता, बोलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बोलिए -2। तो अब चलो ये -2 को लेके हम थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जरा इधर देखो, एक अगर मैं एग्जाम्पल ले लिया CO2, बोलो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, तो दो का कितना हो जाता, बोलिए -4। जब इधर -4 आ गया, गौर से देखो यहाँ पे, जब इधर ये ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो गया, -4, तो जो इधर -4 आया ना, उसी की साइन कन्वर्ट करके इधर लगा दो आप, इधर -4 है तो इधर कितना हो जाता, बोलिए +4। अभी एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसा मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कौन सी एग्जांपल लेंगे हम, NO2। अब बोलो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2, तो दो का कितना हो गया, बोलिए -4। दो का -4 हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम स्टार्टिंग में है इसीलिए लिख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन का -2, दो का -4। जब इसका -4 हो गया तो इसी को साइन चेंज करके इधर नाइट्रोजन पे लगा दीजिए, कितना हो गया, बोलिए नाइट्रोजन का +4। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल गया, बोलिए आपको +4। थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे इस एग्जाम्पल में, कि अगर मेरे को यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसा आ गया, कैसा आ गया, बोलिए N2O5, इसका मेरे को क्या करना है, बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। आपको मालूम है मैथ्स का सिंपल रूल है कि जो चीज मालूम रहती है आप उससे कहां पहुंचते, जो चीज नहीं मालूम है, क्योंकि वही जो रूल रहता कि मालूम है सो चीज से आप क्या करते, नहीं मालूम है सो चीज की तरफ पहुंचते। आपको यह मालूम है कि ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आता, -2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 5, यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है, 5, एक का -2, तो 5 का कितना, 5 इंटू -2 कितना हो गया, बोलिए -10। कितना हो गया, -10। तो 5 ऑक्सीजन पे -10 है। अब देखो गौर से, इसी -10 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके इधर ला लो आप, तो इधर ला लिया तो कितना हो गया, बोलो +2 +10। अब इधर ये नाइट्रोजन पे +10 है, दो नाइट्रोजन पे +10 है, तो एक पे कितना होगा, तो डिवाइड बाई 2 करो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी सिंगल एटम के रेस्पेक्ट में लिखा जाता। तो आप देखो यहाँ पे +10 है, तो +10 डिवाइडेड बाई 2 करे तो कितना हो जाता, बोलिए +5। तो अब आपको मैं यहाँ पे एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको निकालो और उसकी साइन चेंज करो, अगर यहाँ पे कोई एटम है तो उससे डिवाइड कर दो। और थोड़े एग्जांपल्स लेंगे हम, देखो जैसा हम एग्जांपल ले लिए P2O5, ऑक्सीजन एक का -2, तो 5 का कितना हो गया, बोलिए -10। अब ये -10 इधर आके कितना हो गया, बोलिए +10, +10 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, +10 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो कितना हो गया, बोलिए +5। तो अब देखो यहाँ पे P2 में एक फास्फोरस का +5 है, तो दो का कितना हो गया, बोलिए +10। और एक एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसा एक एग्जांपल हम ले लिए P4O10, बोलो एक ऑक्सीजन का कितना, बोलिए -2, तो 10 ऑक्सीजन का -20, यानी ये 10 ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो गया, -20। ये -20 इधर कितने फास्फोरस है, देखो गौर से, इधर आके +20 हो गया, और +20 डिवाइडेड बाई 2 क्या, नहीं, कितने फास्फोरस है, 4 है, तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप, +4 करेंगे। तो +20 डिवाइडेड बाई 4 जब आप करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बोलो +5। यानी 4 फास्फोरस में से हर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बोलिए +5 है। मेरे ख्याल से आपको इस ऑक्सीजन के एग्जांपल्स भी समझ में आ गए और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आ गया। जब आपको निकालना आ गया तो मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स लिख दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई दीजिए, आ गया तो अच्छी बात है। देखिए P4O6 और साथ में लिख दिया मैं P4O7, ये खुद से ट्राई करो, मिल जाना चाहिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये आसानी से आ जाना चाहिए, खुद से ट्राई करिए और इसको सॉल्व करिए। अब जब आपको ऑक्सीजन का समझ में आ गया तो इसी में मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से आप ये एग्जांपल्स कॉपी कर लिए,
मैं इसको रब कर रहा हूँ और आप इसको सॉल्व कर लिए, देखिए -12 -12 +12 डिवाइडेड बाई 4, तो आपको यहाँ पे डेसिमल में मिल जाता वैल्यू। डेसिमल में आए तो डरिए मत, आप लगा दीजिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे -14 है, -14 इधर आके कितना हो गया +14 डिवाइडेड बाई 4, तो वैल्यू आपको डेसिमल में आता, कोई मसला नहीं है। जो वैल्यू डेसिमल में आ रहा आप उसको क्या कर दीजिए, वैसे ही डेसिमल में रख दीजिए फिल वक्त। ये डेसिमल में क्यों आ रहा आपको आगे जाके समझ में आ जाता। एक और एग्जांपल बस काफी, अब ये अपने को और एग्जांपल्स करना ही है इसमें। अब देखो मैं नेक्स्ट एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। जैसा हम अजम्पशन लेके चले थे कि ऑक्सीजन का -2 रहता, वैसे ही अज्यूम कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन का कितना रहता +1। जब हम इसको रिडॉक्स में देखेंगे तो हम इसके अच्छे सारे प्रूफ लेंगे कि हाइड्रोजन +1 कब रहता, -1 कब रहता, हाइड्रोजन 0 कब रहता। जब तक ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन आता तब तक हाइड्रोजन किस में रहता, +1 में रहता। तो अब देखो हाइड्रोजन +1 में है, तो अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम थोड़े एग्जाम्पल्स और सॉल्व करेंगे। H4P2O5, अब ये है देखो एलिमेंट। अब इसमें से आपको कितनों के मालूम, आपको ऑक्सीजन का मालूम, आपको हाइड्रोजन का मालूम। अब ये जो दो चीजें मालूम है, इन दो मालूम चीजों से आप क्या करेंगे बोलो, जिसका आपको नहीं मालूम, यानी आपको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम है, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, निकालिए खुद से ट्राई करिए। बोलिए एक ऑक्सीजन का -2, तो 5 का कितना हो गया, बोलिए -10 हो गया। ये हिस्सा इधर निकाल लो। एक हाइड्रोजन का +1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया, बोलिए +4। अब देखो ये +4 -10 कर लो, -10 +4, हाई इंटीजर से लो इंटीजर, तो हाई इंटीजर की वैल्यू आ जाए, साइन आ जाती, तो -10 +4 कितना हो गया, बोलिए -6। अब ये -6 को जब आप इधर सेंट्रल एटम यानी फास्फोरस पे लाएंगे तो उसको चेंज कर दो, किस में चेंज कर दो, +6 में। अब यहाँ पे +6 में चेंज करे तो +6 डिवाइडेड बाई 2, अरे यहाँ पे जो नंबर रहता उससे हमारे को क्या करना था, बोलो डिवाइड, तो +6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो कितना हो जाता, बोलिए +3। तो इसका मतलब दो, एक फास्फोरस पे +3 है, दो पे कितना है, बोलिए +6। एक और एग्जांपल लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे देखिए H2S2O8, आराम से करिए। एक ऑक्सीजन का -2, तो 8 का कितना हो गया, बोलिए -16। मतलब 8 ऑक्सीजन का, यहाँ जहन में लिख लेना आप, ऐसा बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ना। 8 का -16, एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 का कितना हो गया, बोलिए +2। अब देखो यहाँ पे आप +2 लिख लिया, अब इन दोनों को ऐड कर लो, -16 +2 कितना होता, -14। अब ये -14 सल्फर पे आ रहा, किस पे आ रहा, बोलिए सल्फर, यानी -14 नहीं आता, दोनों की -14 की साइन चेंज करके क्या लिख देते आप, +14 दो सल्फर पे +14 आया, तो +14 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो कितना होता, बोलिए +14 कितने से चले जाता, 2 से चले जाता, तो यहाँ पे आ जाता आपका एक सल्फर पे +7। एक और एग्जांपल लीजिए आप, H2S2O8 हो गया, तो एक और एग्जांपल लीजिए H2S2O6, इसको करके देखो सॉल्व। एक ऑक्सीजन का -2, तो 6 का -12, -12 एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 का +2, -12 +2 -10, या -10 सल्फर पे आके +10 हो जाता, लेकिन 2 सल्फर पे +10 है, तो एक पे कितना होता, +10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ जितने आइटम है उतने से डिवाइड करो आप, +10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, बोलिए +5। मेरे ख्याल से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ओरली निकालना आना चाहिए। आप ऐसा नहीं लिखना लेट द वैल्यू टू बी x, फॉस्फोर सल्फर को हम x, ऐसा नहीं, आपको देखते ही बोलना आना चाहिए। अगर मैं यहाँ कुछ भी रैंडम लिख दूं, ऐसा लिख दिया मैं H4S2O5, आपको ऐसा रैंडम कोई भी मॉलिक्यूल दिया और अब आप निकालने के कैपेबल रहना कि एक ऑक्सीजन का -2, तो 5 का -10, -10 कितना हो गया, -10 +4 कितना हो गया, बोलिए -6, -10 +4 कितना हो गया, -6। अब ये -6 सल्फर पे आके कितना होता, +6, दो सल्फर पे +6, तो डिवाइडेड बाई 2 करो, +6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, बोलो +3। तो आपको ऐसे रैंडम मॉलिक्यूल्स देख के भी क्या करना आना, आपको जज करना आना, आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई, लेकिन अभी भी हम ये पूरी टॉपिक को कंप्लीट नहीं करें, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में या इसी के आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालना, ओरली निकालना सीख लिए। तो आप ये याद रखिए कि ऑक्सीजन का -2 रहता, हाइड्रोजन का +1 रहता। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब करके अपन थोड़ा और आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे पेरेंटिक एसिड्स। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि एक्सेप्ट हेलोजन, ये टर्म को क्लियर करना है, ऑल नॉन मेटल फॉर्म पेरेंटिक एसिड। पेरेंटिक एसिड का मतलब समझ गया होगा, ये ऐसा पेरेंटिक एसिड है कि इससे बाकी सारे ऑक्सी एसिड्स इसी से बनने वाले हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का टर्म भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लेता हूँ। एग्जांपल्स क्या, पेरेंटिक एसिड्स लेता हूँ। आप इसको
जितना अच्छा याद कर सकते हैं, जितने बार लिख सकते हैं उतने बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए। ये याद होना जरूरी है क्योंकि इसी पे, ये फाउंडेशन है, इसी पे क्या होती बोलिए, बिल्डिंग खड़ी होती है। तो आप इसको तो याद करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे पहला पेरेंटिक एसिड मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखा पहला ये है पहला ये है, इसका नाम है बोरिक एसिड। और चलिए नेक्स्ट है, अभी मैं बताता हूँ आपको H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। फिर मेरे पास नेक्स्ट है HNO3, इसका नाम है मेरे पास नाइट्रिक एसिड। चलिए यहाँ पे बोरॉन हो गया। यहाँ पे मैं नेक्स्ट अपना पेरेंटिक एसिड ले रहा हूँ H4SiO4, और एक मैं यहाँ पे HNO3 आ गया। अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो क्या ले लूंगा, H3PO4, और एक ऑक्सी एसिड लेना चाह रहा हूँ H2SO4, और एक मैं ऑक्सी एसिड जो पेरेंटिक एसिड हमारे सिलेबस में है वो क्या लेना चाह रहा हूं मैं, HClO3। अभी मैं इन सब के नाम भी लिखूंगा और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकालेंगे। आपको इनको याद करना है बहुत पक्के तरीके से। तो चलो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, फिर नाम लिखेंगे। बोलो -3, -3 का 3 ऑक्सीजन, एक का -2, तो 3 का कितना हो गया, -6, -6 + 3 कितना हो गया, -3। तो ये बोरॉन पे आके कितना हो गया बोलिए, +3। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 का कितना हो गया बोलिए, -6, -6 + 2 कितना हो गया, -4, -4 कार्बन पे आके कितने में कन्वर्ट हो गया बोलिए, +4। एक ऑक्सीजन का -3, 3 का -6, -6 + 1 कितना हो गया बोलिए, -6 + 1 -5, और वो नाइट्रोजन पे आके कितना हो गया बोलिए, +5। एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का -8, -8 + 4 कितना हो गया बोलिए, +4, और -8 + 4 -8, वो सिलिकॉन पे आके कितना हो गया बोलिए, +4। एक ऑक्सीजन का -4, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का -8, -8 + 3 कितना हो गया बोलिए, -5, और वो फास्फोरस पे आके कितना हो गया बोलिए, +5। एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, ये H2SO4 है, ये सल्फर है आपका। ओके, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, -8 + 2 कितना हो गया, -6, और वो सल्फर पे आके कितना हो गया बोलिए, +6। एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 का हो गया -6, -6 + 1 -5, और यहाँ पे क्लोरीन पे आके वो कितने का हो गया बोलिए, +5। अब देखो इस पे मैं नाम लिखने से पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि जब कभी भी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता, जब कभी भी क्या रहता, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता, ये पूरी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता, तो उसके सफिक्स में हम इंट्रोड्यूस करते इक एसिड, उसके सफिक्स में हम इक लगा देते। अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसके सफिक्स में इक आता। अगर क्या है बोलो, लेस देन मैक्सिमम है, क्या है बोलिए, कोई कंपाउंड, कोई ऑक्सी एसिड लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका जो सफिक्स रहता ना, उसके सफिक्स में जो है ना अस एसिड आता, उसके सफिक्स में अस आता। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, कोई ऑक्सी एसिड मैक्सिमम है तो उसके सफिक्स में इक, कोई ऑक्सी एसिड लेस देन मैक्सिमम है तो उसके सफिक्स में अस। तो अब इसी को इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पे बोरॉन है, इसका क्या है बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। क्या देखो बोरॉन ग्रुप 13 का है, क्या इन्हें अपने प्लस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है या नहीं है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये हमारा पेरेंटिक एसिड बन गया, और ये मैक्सिमम में है तो इसके सफिक्स में क्या लगाएंगे हम, इक, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया बोलिए, बोरिक एसिड। तो आपको याद रहना, बोरिक एसिड बोले तो आप बोलना H3BO3, H3BO3 बोले तो भी आप बोलना कि वो किसका नाम है, ये इसका नाम है बोरिक एसिड। अब देखो कार्बन 14 ग्रुप का है, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, उसके सफिक्स में इक आता, तो हम उसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे क्या लगा देंगे बोलिए, कार्बोनिक एसिड। तो आपको याद रहना कि कार्बोनिक एसिड का मतलब क्या रहता बोलिए, H2CO3। चलिए नेक्स्ट ऑक्सीडेशन पेरेंटिक एसिड की तरफ बढ़ रहा हूं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15th ग्रुप का है, 15th वाले का मैक्सिमम +5, तो इसका नाम क्या हो गया बोलिए, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखिए H4SiO4, सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14th ग्रुप का, 14th ग्रुप वाले का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अपने मैक्सिमम में है तो उसके सफिक्स में इक, और पेरेंटिक एसिड वाले जनरली किस में रहते बोलिए, मैक्सिमम में रहते, तो इसका नाम क्या हो गया बोलिए, सिलिसिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, सिलिसिलिक एसिड।
चलिए ये देखो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का है, ग्रुप 15 वाले का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता। कोई ऑक्सी एसिड अपने मैक्सिमम में रहे तो जनरली वो क्या रहता बोलिए, पेरेंटिक, तो इसका नाम क्या हो गया बोलिए, फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोरिक एसिड। आपको याद रहना फॉस्फोरिक एसिड बोले तो आप बोलना H3PO4, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H3PO4। नेक्स्ट देखिए सल्फर, सल्फर कौन से ग्रुप का है, 16 का है, 16 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो देखो यहाँ पे इसका नाम हो गया, क्या हो गया बोलिए, नाम इसका सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे ख्याल से आप इस साथ में कॉपी भी कर रहे होंगे, इसका नाम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब तक जितने भी नॉन मेटल्स आए ना, उसमें से हर नॉन मेटल अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पेरेंटिक एसिड बना रहा था। देखो बोरॉन का +3 मैक्सिमम था, उसी में पेरेंटिक बनाया, कार्बन का +4 मैक्सिमम था, उसी में पेरेंटिक बनाया, नाइट्रोजन का +5 मैक्सिमम था, उसी में पेरेंटिक बनाया, सिलिकॉन का +4 मैक्सिमम था, उसी में पेरेंटिक बनाया, फास्फोरस का +5 मैक्सिमम था, उसी में क्या करा, पेरेंटिक बनाया, सल्फर का +6 मैक्सिमम था, उसी में क्या करा, पेरेंटिक। लेकिन लेकिन क्लोरीन, क्लोरीन का मैक्सिमम तो +7 है, लेकिन इन्हें अपना पेरेंटिक एसिड बनाया +5 में, इसीलिए हम ये लिखे एक्सेप्ट हेलोजन। एक्सेप्ट हेलोजन इसीलिए लिखे, अगर इसका पेरेंटिक, अगर इसका भी मैक्सिमम में होता तो इसका किस में आना चाहिए था, +7 में, लेकिन इसका +7 में नहीं मिला, बहुत सारे फैक्टर से, स्टेबिलिटी, क्योंकि पेरेंटिक एसिड स्टेबल एसिड होना चाहती, तो +5 वाला इसका ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, आगे हम जब थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेट करके इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे +5 वाला याद रखो, हेलोजन में +7 वाला पेरेंटिक नहीं है, +5 वाला है, और इसका नाम क्या है बोलिए, क्लोरिक एसिड। तो मेरे ख्याल से आपको पेरेंटिक एसिड अच्छे से क्लियर हो गया। अब समझिए आप पेरेंटिक एसिड का मतलब, एक्सेप्ट हेलोजन ऑल नॉन मेटल फॉर्म पेरेंटिक एसिड इन देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इन एग्जांपल्स को अच्छे से याद रखो। पूरे नॉन मेटल अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पेरेंटिक बनाते, सिर्फ कौन नहीं बनाता, हेलोजन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, आगे डिस्कस करेंगे हम इसको। आपको ये याद रहना, आपको सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो बोलना H2SO4, फॉस्फोरिक बोले तो आप बोलना H3PO4, H3BO3 का नाम क्या है बोले तो आप बोलना बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का नाम क्या है बोले तो आप बोलना H2CO3, सिलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बोले तो आप बोलना H4SiO4। आपको इतने अच्छे से याद होना। क्लोरिक एसिड क्या है तो आप बोलना क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HClO3, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड क्या है H3PO4। ऐसा बार बार रिवाइज करिए और इन पेरेंटिक एसिड्स को याद करिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं पेरेंटिक एसिड से क्या करेंगे, अपनी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इन ए नटशेल आखिरी मिनट में मैं आपके सामने इस वीडियो में जो कुछ डिस्कस हुआ उसको मैं एक साथ में बोल देना चाह रहा हूं, सुन लो। हम स्टार्ट कर रहे थे ऑक्सी एसिड से, ऑक्सी एसिड की हम डेफिनेशन लिए, और मैं ये बोला कि एसिडिक ऑक्साइड में जब वाटर मिलता तो क्या बनता बोलिए, ऑक्सी एसिड मिलता। तो अब फिर वहां पे मैं आपको ये समझाया कि एसिडिक ऑक्साइड जनरली नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का होना, जनरली ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम इसका काम चला सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे कि ऑक्सी एसिड में नॉन मेटल रहता, ऑक्सीजन रहता, हाइड्रोजन रहता, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड स्टेट में रहना जरूरी है। फिर उसके बाद मैं बात कर रहा था, पेरेंटिक एसिड ले लिया था। पेरेंटिक एसिड में ये टर्म को क्लियर करने हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये टेबल लिए, और इसमें वैलेंस शेल समझे, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी समझे। फिर उसके बाद हम पेरेंटिक एसिड पे आए। पेरेंटिक एसिड में हम ये पूरे पेरेंटिक एसिड्स को देखे, और साथ में हम इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सीख गए कि ऑक्सीजन का -2 रहता, हाइड्रोजन का +1 रहता, और ओरली हम क्या करने लगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने लगे। और लास्ट में ये पेरेंटिक एसिड्स को हम लिख लिए, और इनको लिखना है, बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, क्योंकि जब तक केमिस्ट्री को आप बार बार लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होती है। जनरल रूल है केमिस्ट्री का कि आप इन पेरेंटिक एसिड्स को बार बार लिखिए और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को ओरली निकालिए। अब हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड और इन पेरेंटिक एसिड्स के बाद कौन से ऑक्सी एसिड्स हमारे सिलेबस में है, किन को पढ़ना है, किन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, जो कि एनसीईआरटी में हर जगह है, हर पीवाईक्यू में हर साल इसका स्ट्रक्चर से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता। 23 में भी था, 22 में भी था, 21 में भी था, जेई में भी था, नीट में भी था। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एमसेट हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके स्ट्रक्चर और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन रहता। तो अब मेरे ख्याल से इतना काफी है, इससे ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो जाता। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।